विज वाइब्स टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम भारत के एक बहुत ही शानदार गौरवशाली अतीत की ओर जा रहे हैं, नालंदा विश्वविद्यालय। हाँ बिल्कुल। हमारे पास एक विशेषज्ञ पुरातत्वविद के साक्षात्कार से कुछ खास बातें हैं जिन्होंने वहां काफी काम किया है। तो चलिए उनके नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं नालंदा की शान, वहां का माहौल और हाँ, उसका दुखद अंत भी। बिल्कुल। और देखिए, नालंदा सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि मुझे लगता है पूरी दुनिया के लिए फख्र की बात होनी चाहिए। ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, इन सब से सदियों पहले हमारे पास एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान केंद्र था, मतलब पूरी दुनिया में रोशनी फैला रहा था। ये हमारी महान विरासत है, एक जीता जागता सबूत। ये सोचना ही कितना कितना हैरत अंगेज है। कोरिया, जापान, चीन, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, हाँ, मतलब दुनिया भर से छात्र यहाँ खींचे चले आते थे। सचमुच एक ग्लोबल विलेज जैसा कुछ रहा होगा। बिल्कुल वैसा ही। और मैंने सुना है कि दाखिले की प्रक्रिया वो भी कोई आसान नहीं थी, काफी मुश्किल थी। हाँ, आसान तो बिल्कुल नहीं थी, बहुत ज्यादा मुश्किल, आज की तरह नहीं था। वहां तो प्रवेश द्वार पर ही जो द्वारपाल होते थे वही परीक्षा लेते थे। अच्छा, द्वारपाल? हाँ, उनके मुश्किल सवालों के अगर आपने सही जवाब दिए तभी अंदर जाने की इजाजत मिलती थी। कमाल है। सोचिए, ज्ञान की पहली परख दरवाजे पर ही, वरना कह दिया जाता था भैया आप वापस जाइए और तैयारी करके आइए। ये उस समय के स्टैंडर्ड्स को दिखाता है। बिल्कुल, ऊंचे शैक्षिक मानक थे। तो क्या वहां सिर्फ बौद्ध धर्म की ही पढ़ाई होती थी या पाठ्यक्रम कुछ और ज्यादा बड़ा था? नहीं, ये एक आम धारणा है, पर ऐसा नहीं था। सिर्फ बौद्ध धर्म नहीं, पाठ्यक्रम बहुत ही व्यापक था। अच्छा। हाँ, बौद्ध दर्शन तो था ही, उसके साथ साथ वेद, जो हमारी भारतीय जड़ों को दिखाता है, चिकित्सा शास्त्र, चिकित्सा भी? हाँ, और यहाँ तक कि इंजीनियरिंग भी। अब सोचिए, वो 9 मंजिला इमारतें थीं, पानी की निकासी की इतनी अच्छी व्यवस्था थी। सही बात है। वो सब बिना इंजीनियरिंग के कैसे होता। फिर खगोल विज्ञान, रसायन शास्त्र, आचार्य नागार्जुन जैसे महान विद्वान वो यहीं से जुड़े थे, और कई तरह के दर्शन शास्त्र भी पढ़ाए जाते थे। और देखिए, खुदाई में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां भी मिली हैं। इससे पता चलता है कि वहाँ अलग अलग विचारों का सम्मान था, एक समावेशी माहौल था। कमाल है, ये तो सचमुच अद्भुत है। अच्छा, और इतने अलग अलग देशों के छात्र थे, उनके बीच बातचीत कैसे होती होगी? भाषा की कोई रुकावट नहीं आती थी? ये भी एक दिलचस्प पहलू है। यहाँ के जो आचार्य थे वो कई भाषाएं जानते थे। अच्छा। हाँ, चीनी, तिब्बती और भी कई, और संस्कृत के ग्रंथों का दूसरी भाषाओं में अनुवाद, वो काम बड़े पैमाने पे होता था। जैसे ह्वेनसांग को ही लीजिए, जो चीन से आए थे। वो यहाँ छात्र भी रहे और बाद में शायद पढ़ाया भी। वो अपने साथ चीनी भाषा में अनुवाद किए गए, सोचिए, 757 ग्रंथ ले गए थे। 757? हाँ, और उनके बाद ईचिंग आए, वो करीब 400 ग्रंथ ले गए। तो ये दिखाता है कि नालंदा कैसे ज्ञान को दुनिया भर में फैला रहा था, खासकर एशिया में। संस्कृति और विचारों का आदान प्रदान हो रहा था। ह्वेनसांग की बात आपने की, उनका यहाँ तक का सफर भी तो बड़ा मुश्किलों भरा था, सुना है। हाँ बिल्कुल, उन्हें चीन से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी उस वक्त, नियम तोड़ने पड़े थे उनको। अच्छा। और जब सीमा पर रोके गए तो उन्होंने एक तरह से सत्याग्रह किया, कहा कि जान दे दूंगा पर पीछे नहीं हटूंगा, मुझे जाना है। अरे। हाँ, तो इतना कष्ट उठाकर इतनी लगन से लोग यहाँ ज्ञान पाने के लिए आते थे, ये नालंदा का आकर्षण दिखाता है। सही बात है। बुद्ध के विचारों का भी नालंदा पर गहरा असर रहा होगा, खासकर ये जो जाति व्यवस्था है और दुनिया को देखने का नजरिया, इस पर। हाँ, निश्चित रूप से। बुद्ध ने जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था को चुनौती दी थी और कर्म को महत्व दिया। उन्होंने शिक्षा को, ज्ञान को सबके लिए सुलभ बनाया। और एक और बड़ी बात जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, उन्होंने समुद्री यात्रा पर जो सामाजिक रोक थी उसे तोड़ा। अच्छा, ये कैसे? इससे भारतीय दुनिया के नागरिक बन सके, बाहर जा सके, विचारों का आदान प्रदान बढ़ा। ये एक बहुत क्रांतिकारी सोच थी उस समय के हिसाब से, और इस सोच ने नालंदा के खुले माहौल को और भी ज्यादा समृद्ध किया। लेकिन फिर वो अफसोसनाक घटना हुई, बख्तियार खिलजी का हमला। इतनी बड़ी ज्ञान की नगरी, उसका विशाल पुस्तकालय, उसे जलाने के पीछे क्या वजह रही होगी? मतलब क्या मिला होगा उसे? देखिए,
शायद उसे ज्ञान के उस खजाने की कीमत का अंदाजा ही नहीं था। उसका असल मकसद शायद लूटपाट रहा होगा, सोना चांदी और मूर्तियों को तोड़ना। तो हासिल तो कुछ नहीं हुआ। हासिल उसने क्या किया होगा? कुछ नहीं। लेकिन हमने, बल्कि मैं कहूंगी पूरी दुनिया ने, ज्ञान, विज्ञान और अलग-अलग सभ्यताओं के बीच जो एक इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंच था, वो खो दिया। वो ज्ञान का नुकसान, उसकी भरपाई तो कभी नहीं हो सकती। अपूर्णीय क्षति थी वो। उस तबाही के मंजर की उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। वो जो पुरातत्वविद हैं वो बताते हैं कि उस जगह पर आज भी उस विनाश की गर्मी महसूस होती है। हाँ। जैसे वो जलती हुई पांडुलिपियों की गंध आज भी हवा में तैर रही हो। हाँ, वो यही कहती हैं कि उस जगह पर एक खास किस्म का कंपन, एक वाइब्रेशन महसूस होता है। उन खंडरों के बीच खड़े होकर इतिहास को दोबारा जिंदा महसूस करना, उन बेजान पत्थरों को जुबान देना, ये वाकई एक बहुत गहरा, एक जज्बाती अनुभव है। बिल्कुल। और ये भी याद रखना चाहिए कि नालंदा का अभी भी करीब 30% हिस्सा जमीन के नीचे दबा हुआ है। उसकी खोज होनी अभी बाकी है। सही कहा। वाकई ऐसे ऐतिहासिक स्थल हमें सोचने पर मजबूर करते हैं, हमारी चेतना को जगा सकते हैं। ये सिर्फ ईंट पत्थर नहीं है, ये हमारी कहानी है। बिल्कुल। जब आप उन खंडहरों के बीच खड़े होते हैं ना, तो ऐसा लगता है मानो इतिहास खुद आपसे बात कर रहा हो। उन पत्थरों में जान डालना, उनकी खामोशी को आवाज देना, यही तो है पुरातत्व का जादू। तो सार ये है कि नालंदा सिर्फ इमारतें नहीं थी, ये ज्ञान, खुले विचारों और नई सोच का एक वैश्विक केंद्र था। विश्व स्तरीय केंद्र। हाँ, सही कहा। और इसका विनाश वो दुनिया भर में ज्ञान के प्रवाह पर एक बहुत बहुत बड़ा आघात था। हाँ, और यहाँ एक सवाल शायद हम सबके लिए सोचने का है कि अपने ऐसे महान ऐतिहासिक स्थलों की खोज, उनकी समझ, ये हमारी आज की पहचान और भविष्य की जो उम्मीदें हैं, उन्हें कैसे दिशा दे सकती है, कैसे आकार दे सकती है? बहुत गहरा सवाल है। और मिट्टी में दबी इस विरासत को सहेजने और उससे सीखने की हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है?